नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पेपर हल कराएंगे मैथ का, जो आपका 2022 में हुआ था। 26 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था बैक वालों का, जिनकी बैक लगी थी उनका पेपर हुआ था। तो ये पेपर हम आपको हल कराएंगे और चैनल से जुड़े रहें। इससे ये होगा कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस आपका हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस है और आज हम आपको पेपर कराएंगे। देखते हैं दोस्तों, ये पेपर है आपका और इसे हम कंप्लीट कराएंगे। ये सभी प्रश्न हैं आपके और ये हमने लिख रखे हैं अलग से। ये हम पेपर आपको दिखा दें। ये प्रश्न हैं 18 तक। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमने इस पे लिख रखे हैं। ये वही प्रश्न हैं जो यहाँ पर दिए हैं। बहुविकल्पी हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है पेपर से ही करा देते हैं। यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या है। तो आपको ये समझना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। तो जो प्राकृतिक संख्या है जब एक से स्टार्ट होती है तो एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये बाउंडेशन है। यहाँ पर यदि प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा होता तो आंसर जीरो हो सकता, तो आंसर जीरो होता। लेकिन प्राकृतिक संख्या लिखा है तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे कोई संख्या पर प्रभाव न पड़े, तो योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में ये दो हम आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीन है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मीटर है। उसका अर्ध परिमाप होगा। तो आपको परिमाप के लिए भुजा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। पहले आपको परिमाप निकालना होगा, तब अर्ध परिमाप निकलेगा। अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे, लेकिन हमें भुजा ज्ञात करनी होगी। तो भुजा के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 1, तो भुजा यहाँ से निकल आएगी। भुजा यहाँ से निकल आएगी। कितनी होगी भुजा? √1, यानी कि 1 निकलेगी। अब सूत्र में रख देंगे, भुजा 1 मिल गई हमें। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, और अर्ध परिमाप लगाएंगे तो 2 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार 4 गुणा 1/2 कितना आएगा? 2 का भाग लगाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 मीटर आएगा अर्ध परिमाप। इस प्रकार आप कर सकते थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई
10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी भुजा की लंबाई दी है। तो इसका जो सूत्र होता है उसमें आप रखेंगे तो निकल आएगा। इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और सॉरी इसमें क्या होगा, भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो सूत्र आप लगा सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। √3/4 ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4, और भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 10 का वर्ग करेंगे 10 गुणा 10, तो ये आप कर सकते हैं 10 दाई 100 यानी 25 √3 आएगा। यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काट दें, ये 5, ये 2, फिर 2 से काट दें, ये 5, 5 25। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है आपका। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र था √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा की जगह 10 दिया है, ये लगाएंगे क्षेत्रफल निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी एक सर्वसमिका है। ये प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सी एक सर्वसमिका है। तो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सर्वसमिका का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3x का गुणा यदि x में करें, इसे करते हैं 3x का गुणा यदि x में करते हैं तो 3x² हो जाएगा, प्लस 3x का एकम करेंगे तो 3x। तो आपने देखा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, तो यानी जो सर्वसमिका की कंडीशन इसमें लग रही है। और देखेंगे तो और ये भी नहीं, ये भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आपको क्या है करके ये बताएंगे सभी कि परिमेय संख्या -5/4 और 7/-9 में कौन सी बड़ी है। डायरेक्ट देखते हैं दोस्तों, एक एक करके सभी कराएंगे। सभी प्रश्न 18 प्रश्न सभी, ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करा दिए हैं। अतला उत्तरी प्रश्न देखते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं -5/4 और 7/-9 में कौन सी बड़ी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसमें ये पूछा गया है। 1 नंबर के प्रश्न हैं। अतलग उत्तरी और वस्तुनिष्ठ 1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरी 2 नंबर के। देखते हैं। तो हमने क्या किया, -5/4 लिखा और गुणा अंश में और हर में 9 का किया। क्यों किया, क्योंकि हम जो दोनों भिन्न दी हैं उनके जो हर हैं उन्हें समान बनाना चाहते हैं। यदि समान बन जाएंगे तो हम पहचान कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है 4 और 9 का। 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। तो इस प्रकार हम अगर डायरेक्ट करें तो 9 का गुणा यदि इसमें कर दें अंश और हर में, और 4 का गुणा इस वाली भिन्न में कर दें अंश और हर में, तो 36 हमें मिल जाएंगे। दोनों में 36 मिल जाएंगे। तो यही किया है, -5/4 में 9 का गुणा कर दिया तो 5 45/36, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार -7/9 में 4 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो -28/36 आएगा। और अब दोनों 36 हर में हैं। यदि माइनस का चिन्ह नहीं होता तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होती है, लेकिन माइनस के चिन्ह में क्या होता है, जिस संख्या का अंश छोटा है वह संख्या बड़ी होती है। तो इस प्रकार आपकी जो -7/9 संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 45 है, तो माइनस में जो छोटी वो बड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, घन पूर्णांक 4x - 5 के ठीक
पूर्व घन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो एक घटा देंगे इसमें से और सॉल्व करेंगे, तो एक घटाएंगे तो 5 में से एक घटाएंगे 4, तो 4x + 4 बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समीकरण, यह प्रश्न नंबर 8 है। समीकरण x/3 + 5/2 बराबर -3/2 को हल कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो 5/2 है उसे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। कोई भी संख्या बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, यानी जो प्लस में लिखी है या माइनस में लिखी है, तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगी, तो ये -5/2 हो गए। अब एलसीएम लेंगे, हर समान है तो 2 एलसीएम ले लिया और डायरेक्ट -3 और -5 लिख देते हैं, यानी जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। जो चिन्ह है वो कर सकते हैं। ये समान हर हैं तो भिन्न सॉल्व करने का नियम है। अब ऊपर हो जाएंगे -3 और -5 -8, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो -4 आएंगे। तो इस प्रकार ये -4 और यहाँ पर बट्टे में x/3 है। अब 3 का गुणा होगा, यानी जो भाग में है, जो भाग में संख्या है दूसरी तरफ गुणा में जाती है। तो ये जिसे प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, वो प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ की वीडियो हैं, उन्हें देखें, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है छात्रों को। आपने रिजल्ट देखा है, सबसे ज़्यादा फेल मैथ में ही है। इसलिए हमने द्वितीय सेमेस्टर के पुराने पेपर जितने हुए हैं एक एक करके सॉल्व कराएंगे, आप भी सॉल्व करें इसे। तो इस प्रकार 4 × 12, आंसर कितना आया -12। नेक्स्ट देखते हैं संख्या 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो कितनी होंगी, 83 और 89, यानी 89। नेक्स्ट देखते हैं एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x/3 टमाटर हैं, कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सब का गुणा करना है और यहाँ पर मान दिया है x = 2 और y = 4। तो आपको क्या करना है, सभी का गुणा कर दिया, 2x xy और y³ और मान रख दिया और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 2048, यानी कुल पौधों की संख्या हो गई 2048। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 32। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो इस प्रकार ये प्रश्न कर लेना। कैलकुलेशन में जिन्हें प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथ की वीडियो देख ले, तो कैलकुलेशन उनकी सही हो जाएगी। जोड़ घटाव गुणा भाग पक्षांतर करना, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सूत्र लगाना है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के वर्ग के। तो ये सूत्र आप याद कर लें। तो भुजा कितनी है, 3:4 में ये लगा दिया और इसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग करेंगे तो आएगा 9/16। इसे अनुपात में लिख देंगे और यही पूछा है। ये थे अतिलघुत्तरी प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं, इसी प्रकार आपको करना है। और ये है आपके लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न है ये, सरल कीजिए। बोर्ड मास रूल से ये प्रश्न आया है, सरलीकरण से। 4 का बड़ा कोष्टक 25 - 18 भाग मंझला कोष्टक, 7 - 2 का 3 - छोटा कोष्टक, 13 - रेखा कोष्टक। ये लाइन है, ये रेखा कोष्टक है, ये ध्यान रखें। 4 - 3 + 5 मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी कोष्टक सभी क्लोज। अब एक एक करके हम आपको समझा देते हैं करना क्या है। रेखा कोष्टक ये खोलेंगे तो 4 में से 3 गए 1, और 1 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। ये कोष्टक है तो इसके बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का 1 आएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला कोष्टक छोटा खोलेंगे,
पहले कोष्टक खोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें ये सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद 13 में से 1 घटाएंगे तो आएंगे 12, और माइनस आगे लगाए तो माइनस के 12। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब इसके अंतर्गत क्या लिखा है, का मतलब गुणा का चिन्ह, यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ तक हम आ गए। अब ये सॉल्व करेंगे, प्लस के जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12, माइनस को हो गए 18। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, 18 में से 12 और बड़ा चिन्ह, बड़ा जिस संख्या का चिन्ह है वो चिन्ह आ जाएगा, तो 6 बचेंगे माइनस के 6। अब 6 का भाग लगाएंगे 18 में तो प्लस के 3 आएंगे। 25 और 3 28। अब 28 और बाहर कितना है, 4 का मतलब गुणा, 28 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 112। तो इस प्रकार ये प्रश्न करेंगे, और एक बार आप करके देख लें। यदि आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है गलती हो सकती है, लेकिन अपनी कोशिश पूरी की गई है इस प्रश्न में कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे ये प्रश्न नंबर 13 है। नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। तो ये प्रश्न दिया था, और इसे पहले क्या किया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब क्या करेंगे, क्रम संख्या डाल ली, वर्ग अंतराल, बारंबारता और टैली चिन्ह। अब ये देखेंगे 0 से 5। तो 0 से 5 का मतलब ये है 4 तक लेंगे, एक छोड़ देते हैं, क्योंकि जो छोड़ते हैं वो आगे नेक्स्ट अंतराल में जोड़ते हैं। यानी 0 से 4 तो यहाँ तक ले लेंगे, फिर उसके बाद 5 से स्टार्ट नेक्स्ट में करेंगे, 5 से 10। तो इस प्रकार ये संख्याएं गिनेंगे आप, ये वाली संख्याएं जब गिनेंगे तो निकलती हैं 6, और ये सभी गिनेंगे तो निकलती हैं 24। अब क्या करेंगे, 4 के बाद 5, यहाँ पर ये ध्यान रखना है 4 लाइनें तो खड़ी करते हैं, उसके बाद 5 यदि टैली चिन्ह बनाना है तो ऐसे करके 5 करते हैं, तो 5 और 1 ये 6। इसी प्रकार 5 5 के ये हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, और 24 करना है, 4 लाइनें खड़ी खड़ी कर दी। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर आपका 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर, भीतर यानी शुद्ध हिंदी लिख दी है यहाँ पर, भीतर यानी अंदर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि 100 मीटर भुजा यानी वर्ग है, तो चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये 100 मीटर का है मान लेते हैं, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, और ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। अब 5 मीटर चौड़ा, तो ये मानते हैं ये 5 मीटर इधर से चौड़ा पहले देख रहे हैं, और 5 मीटर इधर से चौड़ा, 5 मीटर इधर से चौड़ा, 5 मीटर इधर से चौड़ा, और 5 मीटर इधर से। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप भुजा देखेंगे तो 5 5 10 कम होगी, क्योंकि 5 चारों तरफ है। जैसे ये वाली भुजा हम, ये वाली 100 है, तो ये वाली 90 रह जाएगी, क्योंकि 5 तो ये हो गया और 5 ये कम कर देंगे। इसी प्रकार ये है। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, पथ का। तो पथ कौन सा है, ये वाला जो रेड रेड हम दिखा रहे हैं। तो पूरे क्षेत्रफल निकाल लें, पूरा हमारे पास है, ठीक है। उसमें से ये अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दें तो इतने का बचेगा पथ का। तो यही हमने किया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोनों ही वर्ग हैं, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया तो इतना बचेगा। क्षेत्रफल आया 1900 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी है कि 2500 प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो 10 मीटर स्क्वायर का है, ना कि 1 मीटर स्क्वायर का। यदि हम 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लें तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 10 मीटर स्क्वायर बराबर 2500 रुपये, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 250 रुपये। तो अब हम 250 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे इतने में। क्षेत्रफल जो निकला 250 गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 47,500 रुपये। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
15 नंबर प्रश्न है, चित्र में रेखा ए एक्स एंगल सी ए बी, जो सी ए बी ये जो रेखा कौन सी है, ए एक्स, ये तो यहाँ पर क्या लिखा है कि चित्र में रेखा ए एक्स एंगल सी ए बी और एंगल बी डी सी को समद्विभाजित करती है, यानी बी डी सी को और इस वाली को ये रेखा समद्विभाजित करती है। ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, बी डी 15 सेंटीमीटर और ए डी कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी ये वाले, इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन भुजा हमें इस वाले की दी है। तो आप देखेंगे ये सर्वांग सम है, क्योंकि सर्वांग सम ये त्रिभुज बनना है। यहाँ पर ये जो एंगल आपका सी ए बी और एंगल बी डी सी ये समद्विभाजित कर रही है भुजा ये वाली ए एक्स, तो ये सर्वांग सम हैं दोनों, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी जो आपका त्रिभुज ए बी डी ये वाला, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये भुजाएं दी हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और 3 भुजाएं दी हैं। तो आप यदि पता कर लें कि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण का लगा लें, नहीं तो जो तीनों भुजाएं अलग होती हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट में, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन हमने ये पता कर ली कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग के, तो 17 का वर्ग करें और 8 का वर्ग और 15 का वर्ग जोड़ें तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो हमने समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाया 1/2 आधार गुणा लंब। तो ये मान रखेंगे तो 2 से ये काट देंगे 4 बार, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। तो इस वाले का 60 आया तो इस वाले का भी 60 आएगा। तो इस प्रकार हमने बराबर रख दिया कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16, 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार टाइल लगानी है जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए। इन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जब कोई भी टाइल काटा या तोड़ा न जाए। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 30 और 25 का, सॉरी मासा लेंगे 30 और 25 का मासा लेंगे, वो आएगा 5। अब क्या करेंगे, अब ये हमें भुजा मिल गई, टाइल की भुजा मिल गई, 5 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप स्क्वायर जरूर लगाएं। अतः टाइल की संख्या ज्ञात करेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे, निकल आएंगे 30 आएगा, कोई 25 से 25 कैंसिल, 30 टाइलें। इस प्रकार आप कर सकते हैं। बीमा का विशेषकर ध्यान रखें, 2 बार हमने क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं लगाया था, वो आप गलती ना करें। 17, यदि एक्स माइनस 1/x बराबर 3/2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा, इसका सूत्र खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, इन दोनों का गुणा ये हमने कर दिया, उसका दूना कर दिया, वो चिन्ह लगा दी। चिन्ह क्या, जो चिन्ह आता है ऐसे आप याद कर सकते हैं। और इसका वर्ग करेंगे 3/2 का तो आएगा 9/4। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2 बराबर के उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब भिन्न सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 और 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 का गुणा 9 में करेंगे 9। अब 2 के बट्टे में 1 लगाकर 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8। तो इस प्रकार 9 और 8 ऐड करेंगे 17/4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया 17/4। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम सवाल है
18 समीकरण 5/3 प्लस 1 बराबर 6 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो y का मान निकालेंगे, 1 को क्या करेंगे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, 6 में से घटा देंगे तो 5 बचेंगे। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 5 के साथ होगा तो आएगा 15, और यहाँ पर गुणा में है तो ये भाग में पहुँच जाएंगे, यानी 15/5 आएगा। 5 का भाग लगाएंगे 3। अब ये प्रश्न सही है या गलत है, इसलिए ये उत्तर की जांच की जाती है, यानी y का मान सही निकला है या गलत। तो आप क्या करें, इसमें रख दें, यानी ये हमने लिख लिया 5y/3 प्लस 1 बराबर 6। आप क्या करें, या तो दोनों को बायां पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर लेके चलें, या फिर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध हो जाए तो हमारा उत्तर सही है। तो हमने मान रखा y की जगह 3, तो 5 गुणा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 + 1 6, तो 6 बराबर 6, यानी बायां पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस प्रकार ये उत्तर की जांच हो गई। तो इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैथ में आप फेल नहीं होंगे। सिलेबस हमने 6 विषय का लगभग करा दिया है, यानी 5 विषय कंप्लीट करा दिए। इंग्लिश 6वां विषय, यानी इसमें 1-2 टॉपिक रह गए हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह वो करा देंगे। उसके बाद सामाजिक, इस प्रकार 7 विषय आपके पेपर से पहले हो जाएंगे। और ये रिवीजन हमने स्टार्ट करा दिया है पुराने पेपर से, ये भी ज़रूरी है, नहीं तो आप करते रहेंगे और भूल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।